आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की विदेश नीति, उसकी सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मंच है SCO समिट और विषय है भारत और चीन के साथ नाजुक बॉर्डर शांति। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। भारत और चीन, इन दोनों देशों के रिश्तों की दिशा और दशा का फैसला अब सिर्फ नेताओं की मुलाकातों से नहीं होगा, बल्कि सरहद पर तैनात हजारों सैनिकों की मौजूदगी भी इसका एक फैक्टर होगी। SCO समिट की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जरा तस्वीर साफ कर लें कि ये मौका है क्या। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन ये दौरा इतना सीधा साधा नहीं है, क्योंकि भारत चीन के रिश्ते बीते 5 सालों से एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लद्दाख की पहाड़ियों में 2020 का गलवान संघर्ष, जहां हमारे जवानों ने शहादत दी, उसने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव हिला दी। तो सवाल यह है कि क्या SCO समिट पर मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से रिश्तों की बर्फ पिघल पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक संवाद बनकर रह जाएगी। पहला सीन आपने समझा, अब दूसरे सीन की बात करते हैं। ये हाल की बातचीत, इसमें क्या संकेत और क्या संदेश थे। यही पृष्ठभूमि थी जब बीते 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आए। उनकी मुलाकात हुई भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और वांग यी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि LAC पर स्थिरता लौटी है। डोभाल ने भी माना कि सरहद पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं और शांति बनी हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस गति को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगला यानी 24वां राउंड जो होगा, उसकी बातचीत जो होगी, वो भी सफल होगी। यानी संकेत साफ थे, दोनों देश अब डायलॉग चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि डायलॉग कितना असरदार होगा। अब तीसरे सीन की तरफ बढ़ते हैं, यानी भारत की 3D नीति। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद पर एक बहुत स्पष्ट रणनीति अपनाई है, जिसे कहा जा रहा है 3D पॉलिसी। ये 3D क्या है? पहला है डिसएंगेजमेंट, यानी दोनों देशों की सेनाओं का आमने सामने की तैनाती से पीछे हटना। दूसरा है डी एस्केलेशन, यानी तनाव कम करने के लिए भारी हथियार आक्रामक तैनाती को पीछे हटाना। और तीसरा है डी इंडक्शन, यानी सेना को पूरी तरह शांतिकालीन ठिकानों पर वापस ले जाना। अब स्थिति यह है कि डिसएंगेजमेंट तो हो गया, यानी जो जगहें फ्रिक्शन पॉइंट्स थी वहां सैनिक आमने सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन अब भी अधर में लटके हुए हैं। भारतीय सेना बार बार कह रही है कि जब तक चीन अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाता, पूरी तरह शांति नहीं लौट सकती। मगर चीन अब भी अपने रेयर एरियाज में हजारों सैनिक बनाए हुए हैं। अंदाजा है, जो कि बहुत पुष्ट नहीं है, कि दोनों ओर करीब करीब 50-60 हजार सैनिक अब भी तैनात हैं। चौथा सीन है चीन की रणनीति और भारत की चुनौती। यहां एक बात साफ है, चीन शायद स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं यथास्थिति। यानी वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पीछे भी नहीं हटेगा। PLA यानी चीन की सेना लगातार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सड़कें, सुरंगें, ड्यूअल पर्पस सुविधाएं। भारत के लिए चुनौती यह है कि भरोसा टूट चुका है। 2020 की घटनाओं ने भारतीय सेना और जनता दोनों में एक गहरी आशंका छोड़ दी है, इसलिए नई दिल्ली बेहद सतर्क होकर कदम बढ़ा रही है। पांचवा सीन है जयशंकर का संदेश, 3 म्यूचुअल्स। जब वांग यी दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात विदेश मंत्री S जयशंकर से भी हुई। जयशंकर ने एक बेहद अहम लाइन कही, डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट नॉर कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी मतभेद विवाद न बने और प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न बदले। उन्होंने चीन को 3 म्यूचुअल्स की भी याद दिलाई। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी आपसी सम्मान। दूसरा है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, यानी आपसी संवेदनशीलता। और तीसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी आपसी हित। S जयशंकर ने साफ कहा कि अगर बॉर्डर पर शांति रहेगी, तभी दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सकता है, वरना बातचीत बस बातचीत बनकर रह जाएगी। छठा सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जो है आर्थिक सहयोग और उस दिशा में नई उम्मीदें। एक दिलचस्प बात यह भी रही है कि चीन ने भारत को 3 बड़े वादे किए हैं
उसने भरोसा दिलाया कि पहला कि भारत को फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की सप्लाई मिलती रहेगी, भारत को रेयर अर्थ मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे, और तीसरा टनल बोरिंग मशीनें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं, भारत को मुहैया कराई जाएंगी। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। खेती के लिए उर्वरक चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, और सड़क रेल परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने की तकनीक। तो क्या ये आर्थिक सहयोग आपसी अविश्वास को कम करने में मदद करेगा? इरादा तो शायद यही है। अब हम छठे सीन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आता है सेना का नजरिया, जहां भरोसा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन असली सवाल बना हुआ है, क्या भारतीय सेना चीन पर भरोसा करती है? इसका साफ जवाब है नहीं करती है, क्योंकि 2020 में भी चीन ने समझौतों का उल्लंघन करके ही हिंसक झड़पों की शुरुआत की थी। आज भी चीनी सेना अपने सैनिकों को पूरी तरह नहीं हटा रही है। सेना का मानना है, यानी भारत की सेना का मानना है, कि जब तक चीन डी इंडक्शन नहीं करता, सरहद पर स्थायी भरोसा बनाना मुश्किल है। यानी अभी ये रास्ता काफी लंबा है। अब बढ़ते हैं 8वें सीन की तरफ, जो है एससीओ समिट, जिसमें भारत की रणनीति क्या होगी। सवाल, मोदी इस एससीओ समिट में क्या करेंगे? जानकार कहते हैं कि भारत की रणनीति बहुत कैलकुलेटेड है। भारत चीन से पूरी तरह रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो आंख मूंदकर भरोसा भी नहीं करेगा। भारत चाहता है कि बातचीत जारी रहे ताकि हालात बिगड़े नहीं। एससीओ का मंच भारत को यह मौका देता है कि वो चीन के सामने अपनी बात रखे, और साथ ही रूस, मध्य एशिया और पाकिस्तान जैसे देशों से भी को भी ये संदेश दे कि भारत एक जिम्मेदार ताकत है। आज भारत चीन के रिश्ते एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ है संवाद, बातचीत, आर्थिक सहयोग की उम्मीद, तो दूसरी तरफ है सरहद पर बनी हुई एक गहरी आशंका और अविश्वास। भारत का रुख साफ है, बिना बॉर्डर पर शांति के कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यही वजह है कि भारत लगातार 3D पॉलिसी और 3 म्यूचुअल्स की बात कर रहा है। ये दोनों देशों को एक ऐसे फ्रेमवर्क देते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो किस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो क्या एससीओ समिट भारत चीन रिश्तों में एक नया मोड़ साबित होगा, या फिर यह भी एक औपचारिक मुलाकात की तरफ बीत जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब पहले जैसा भोला भाला देश नहीं रहा है 1950 और 60 के दशक का। अब उसके पास है अनुभव, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर बातचीत की ताकत। आपका क्या मानना है? क्या चीन पर हमें भरोसा करना चाहिए, या हमें सिर्फ कूटनीति को जिंदा रखना चाहिए ताकि हालात बिगड़े नहीं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप देख रहे हैं द मंजीत ठाकुर शो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।